हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 5 दृश्य काव्य रूपक, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं दृश्य काव्य रूपक का उद्भव और विकास। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दृश्य काव्य रूपक में दृश्य काव्य रूपक का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम संस्कृत रूपकों के उद्भव पर विचार करते हैं तो विश्व साहित्य के प्रथम ज्ञान संग्रह ऋग्वेद में हमें इसके संबंध में सामग्री प्राप्त होती है, जिससे वैदिक रूप में नाटक कला के अस्तित्व का पता चलता है। ऋग्वेद संवाद सूक्तों तथा सोमपान के अवसर पर किए जाने वाले लघु अभिनव आदि को नाटक कला के बीज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति के विषय में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है कि जब सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे मनोरंजन की कोई ऐसी वस्तु प्रदान करें जो दृश्य एवं श्रव्य दोनों हो और चारों वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से स्वीकार हो। जब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्व से रस के तत्वों को ग्रहण कर पांचवें पद के रूप में नाट्यवेद की सृष्टि की। यद्यपि संस्कृत रूपकों का उद्भव और विकास कब और कैसे हुआ यह एक विवादग्रस्त प्रश्न रहा है, तथापि इस विषय में अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने अपने अपने मत में प्रस्तुत किए हैं, जिनमें साम्य तथा वैषम्य दोनों ही दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर रिजवे नाटकों की उत्पत्ति का मूल कारण वीर पूजा को मानते हैं। इनका कथन है कि नाटकों की उत्पत्ति मृत पुरुषों की स्मृति में उनके सम्मान तथा उनके प्रति आदर और श्रद्धा भाव को प्रकट करने से संबंधित है। आज भी विभिन्न देवताओं के मंदिर, महान पुरुषों एवं राष्ट्रीय नेताओं के स्मारक एवं इनके चरित्र पर आधारित काव्यों एवं नाटकों को इस मत की पुष्टि में प्रमाण माना जा सकता है। रामलीला तथा रासलीला को इसके उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया है। जर्मन विद्वान डॉक्टर पिसेल का मत है कि नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका नृत्य यानी कठपुतली से मानी जानी चाहिए। इसका कथन है कि प्राचीन समय में कठपुतलियों का नाच प्रचलित था, जिसका विकसित रूप ही नाटक है। इस मत की पुष्टि के लिए संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार तथा संस्थापक शब्दों का प्रयोग को उद्धृत किया गया है। प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेन कोनो लोकप्रिय स्वागों से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं। इनका कथन है कि रामायण और महाभारत की कथाओं और स्वांगों के मिश्रित रूप से ही नाटकों का जन्म हुआ है। प्रोफेसर ल्यूडर्स और स्टेन कोनो का मत है कि नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों में प्रदर्शित किए जाने वाले छाया चित्रों से हुई है। इस मत को भारत के संबंध में अधिकांश विद्वान अप्रासंगिक ही मानते हैं, क्योंकि संस्कृत साहित्य में सुभट कवि का एकमात्र छाया नाटक दुटांग गद्य है उपलब्ध ही हो पाया है। प्रोफेसर मैक्स मुलर, प्रोफेसर सिल्वा लेवी, प्रोफेसर श्रोएदर, डॉक्टर हर्टल आदि अधिकांश पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेदोक्त संवाद सूक्तों से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारतीय मत से बहुत कुछ साम्य रखता है। इनका कथन है कि ऋग्वेद में इंद्र मरुत संवाद, यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद आदि अनेक ऐसे संवाद सूक्त हैं जो अभिनयात्मक कहे जा सकते हैं। संभवतः महाकवि कालिदास ने पुरुरवा उर्वशी संवाद के आधार पर ही विक्रमोर्वशीयम की रचना की। भारत एवं पश्चिम के अधिकांश विद्वान नाटक की उत्पत्ति वेदों से मानते हैं। कपितः पाश्चात्य विद्वान संस्कृत की
यवनिका का संबंध यवन यानी यूनान से जोड़कर भारतीय नाटकों का उत्पत्ति यूनान से मानते हैं, परंतु यह मत भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि यवनिका मूल शब्द न होकर जवनिका है। जव का अर्थ त्वरा या तेजी होता है, जो तेजी से गिराया जाए, अर्थात जवनिका उस बड़े पर्दे को कहते हैं जो नाटक के किसी एक अंक या दृश्य की समाप्ति पर गिरा दिया जाता है। किसी भी संस्कृत नाटक में पर्दे के अर्थ में अवनिका शब्द प्रयुक्त नहीं देखा जाता है, अतः यवनिका अथवा यवन शब्द को यूनान से जोड़ना सर्वदा निर्मूल है। यूनानी नाटक प्राय खुले मंच पर अभिनीत होते हैं का विस्तृत विवेचन किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि भारतीय नाटक कला किसी की नकल न होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। भारत एवं पश्चिम के अधिकांश विद्वान नाटक की उत्पत्ति वेदों से मानते हैं, जिसका समर्थन अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में आए हुए कथानक के अनुसार ब्रह्मा ने सभी वेदों की प्रार्थना पर चारों वेदों से सार तत्व लेकर नाटक वेद की रचना की। इस नाटक वेद को समृद्ध बनाने में सभी देवताओं ने अपना अपना योगदान को दिया है। यह नाटक वेद त्रिलोक के भावों की अभिव्यक्ति का साधन माना गया है और लोक का सुख दुखमय स्वभाव ही आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य आदि अभिनय से युक्त होकर नाटक कहलाया है। इस कथा को भले ही काल्पनिक माना जाए, किंतु यह तथ्य स्वीकार करने योग्य है कि नाटक की उत्पत्ति वेदमूलक है। ऋग्वेद में नाटक के बीज यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। ऋग्वेद में ऐसे अनेक सूक्त विद्यमान हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा जा सकता है, जिनमें नाटक विषयक प्रभुत सामग्री वंचित है। यही संवाद तत्व नाटक प्रदर्शन के परिवेश में आकर वाचिक अभिनय कहलाता है। वैदिक साहित्य से लेकर प्रवर्तित संस्कृत साहित्य, रामायण, महाभारत, पाणिनीय अष्टाध्यायी, पतंजल महाभाष्य में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में ईसा के कई सदियों पूर्व नाटक कला पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। भरत ने इस नाटक कला को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। यजुर्वेद में नट के पर्यायवाची सैलूस शब्द का प्रयोग मिलता है। रामायण में भी भरत की वन यात्रा के प्रसंग में सैलूस का प्रयोग मिलता है। पाणिनि के पाराशय, शिलाली, भ्या और भिक्षु नट सूत्रों, पाणिनि अष्टाध्यायी तथा कर्मंद कृषा शाश्वदिनी पा अष्टाध्यायी से सिद्ध होता है कि पाणिनि के काल से पूर्व शिलाली और कृशाश्व दो आचार्य हो चुके थे, जिन्होंने नट सूत्र का प्रवचन किया, अर्थात भारतीय नाटक कला किसी पूर्ण सिद्ध हो चुकी थी। महर्षि पतंजलि के महाभाष्य से कंसवध तथा बलिबंध नामक नाटकों का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य इन ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में वात्स्यायन कामसूत्र में भी नट तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त विवेचन तथा दिए गए प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि देवताओं, ऋषियों, राजाओं तथा कुटुंबियों के चरित्र का अनुकरण कर उन्हें सामाजिकों को दिखलाना, जिससे उन्हें आनंद तथा उपदेश दोनों की प्राप्ति हो, नाटक कहा जाता है। नाटक साहित्य का जो स्वरूप आज हमारे समक्ष उपलब्ध है, उसके विषय में भी यही कहना उचित होगा कि नाटक का हजारों रूप वर्षों से परिमार्जित हो पाया है और इस रूप में हमें प्राप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दृश्य काव्य रूपक में दृश्य काव्य रूपक का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।